भारत पर बढ़ते विश्व के भरोसे की एक और मजबूत तस्वीर है। पिछले करीब एक दशक में भारत ने ग्लोबल ऑर्डर में अपनी भूमिका खुद ली। चाहे दुनिया की पांचवी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था हो या अपनी सीमाओं की सुरक्षा, दोनों मुद्दों पर भारत पूरे दमखम के साथ खड़ा नजर आया। इसके पीछे बड़ी वजह है पीएम मोदी का दुनिया से संवेदनशील संवाद और स्पष्ट विदेश नीति। इसका सूत्र है वसुधैव कुटुंबकम। मोदी का यही सूत्र वर्ल्ड ऑर्डर को बदलने का सिद्ध सूत्र बन चुका है। हम एक दूसरे की ताकतों को जोड़कर पूरे विश्व, खासतौर पर ग्लोबल साउथ के कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। 21वीं सदी एशिया की सदी है, हम सबकी सदी है। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। हम राष्ट्र को भी एक परिवार के रूप में देखते हैं और विश्व को भी एक परिवार मानते हैं। वसुधैव कुटुंबकम। सूत्र एक, संकल्प एक, साध एक और साधना एक। वसुधैव कुटुंबकम ये वो मंत्र है जो 2014 के बाद से सैकड़ों बार विश्व के मंचों पर गूंजा है और बीते करीब 9 वर्षों में पीएम मोदी ने वसुधैव कुटुंबकम के इसी सूत्र से वैश्विक जगत के दिल को जीता है। और आज दुनिया दिल्ली में है और नया भारत मित्र देशों के दिल में। बीते एक दशक में भारत ने वर्ल्ड ऑर्डर में अगर अपनी भूमिका बदली है, वो ज्यादा मुखर, प्रखर और निखर कर सामने आया है, तो इसमें अहम भूमिका रही है पीएम मोदी के विजन और वर्जन की। इसमें भारत की अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, आंतरिक सुरक्षा, सीमा सुरक्षा और विदेश नीति सबसे अहम पैरामीटर रहे हैं, जिनकी बुनियाद पर नए भारत की नींव 2014 के बाद से पीएम मोदी ने रखी है। आज भारत में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। भारत में इस समय 100 से भी अधिक यूनिकॉर्न है। आईटी, टेलीकॉम, फिनटेक, एआई और सेमीकंडक्टर्स जैसे क्षेत्रों में हम मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। ये चुनावी दावे नहीं है, बल्कि वो सच्चाई है जो बीते करीब एक दशक में दुनिया ने देखी है और मानी है। 2014 के पहले और आज के भारत की तस्वीर ही मोदी की गढ़ी तस्वीर है और नए भारत की हर एक उपलब्धियां अब दुनिया को चौंकाती हैं। विश्व बैंक ने अपने G20 डॉक्यूमेंट में भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डीपीआई की सराहना की है। इस वैश्विक संस्था ने कहा है कि भारत में डीपीआई का एक परिवर्तनकारी असर पड़ा है, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन से भी कहीं आगे की चीज है। वर्ल्ड बैंक के दस्तावेज में यह भी कहा गया है कि भारत ने केवल 6 साल में ऐसे मील के पत्थर हासिल किए हैं जिसमें करीब 5 दशक का समय लग सकता था। और तेज गति के ऐसे ही बदलावों ने दुनिया के मंच पर भारत की नई भूमिका और उस भरोसे का नया अध्याय लिखा है, जो अब आर्थिक मंदी से जूझते यूरोप और अमेरिका तक को एक नई उम्मीद के तौर पर दिखता है। मतलब ये कि अगर भारत साथ है तो मुश्किल रास्ते आसान हो सकते हैं। भारत में निवेश करने के लिए होड़ मची हुई है। आज भारत दुनिया में 5वें नंबर की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत है। और हर बड़ा एक्सपर्ट कह रहा है कि अगले कुछ साल में भारत टॉप 3 में होगा। दो 2014 के बाद मोदी ने नए भारत का परिचय दुनिया से कराया।
जिसमें भारत की भूमिका मजबूती के साथ लिखी गई। भारत ने अपनी दमदार विदेश नीति के बदलाव को दुनिया की जमीन पर उतारा। मोदी रेजिम का हिंदुस्तान अपनी शर्तों पर चलता है और पूरी दुनिया को एक परिवार के तौर पर देखता है। दुनिया जानती है कि मोदी के पास वसुधैव कुटुंबकम का वो सिद्ध मंत्र है जो वास्तव में विश्व शांति, विश्व समृद्धि, निरोगी विश्व, समानता से भरे विश्व और आतंक मुक्त दुनिया की गारंटी बन सकता है। तो आज 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों के नतीजा है। बीजेपी के खाते में कुल 3 सीटें आई, लेकिन 3 सीटों में सबसे ज्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश की घोसी सीट की हो रही है, जहां बीजेपी कैंडिडेट दारा सिंह चौहान चुनाव हार गए। बीजेपी इस जीत को 2024 के ट्रेलर के रूप में प्रोजेक्ट कर रहा है और खास तौर पर विपक्ष यही कह रहा है कि 2024 का ट्रेलर यूपी की घोसी सीट पर दिखाई पड़ गया। लेकिन क्या वाकई यूपी की इस एक सीट से, घोसी सीट की हार से 2024 की यूपी में दशा और दिशा तय हो जाएगी? घोसी का 2024 वाला विश्लेषण क्या कहता है और कैसे समाजवादी पार्टी जीत की दहलीज तक पहुंची, इस रिपोर्ट में देखिए। तो आखिरकार घोसी के सियासी घमासान में साइकिल तेज रफ्तार से दौड़ पड़ी। तो जाहिर है इंडिया गठबंधन के लिए सुकून देने वाली खबर है, जबकि एनडीए के लिए सेटबैक, क्योंकि घोसी के महासमर को विरोधी 24 का सेमीफाइनल बता रहे थे, जिसमें अखिलेश के उम्मीदवार सुधाकर सिंह विजयी रहे। ये चुनाव 24 की तरफ, 24 आने वाले 24 के लोकसभा चुनाव की तरफ भी संकेत करता है। एस यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। अब सवाल ये कि घोसी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी क्यों हारी? दारा सिंह चौहान अपनी सियासी पिच पर क्लीन बोल्ड क्यों हो गए? ताल ठोककर बीजेपी की जीत का दावा करने वाले राजभर अपना जादू क्यों नहीं दिखा पाए? मऊ जिले के इस घोसी सीट पर हुए उपचुनाव का 2024 के चुनाव पर क्या और कितना असर होगा बताएं, उससे पहले नतीजों को प्रभावित करने वाले वोट बैंक को जानिए। घोसी विधानसभा में करीब 4.5 लाख मतदाता हैं। 90,000 से ज्यादा मुस्लिम मतदाता, लगभग इतने ही दलित वोटर। यादव मतदाताओं की संख्या करीब 60,000। 90,000 मुस्लिम और 60,000 यादव मतदाताओं ने एक मुश्त समाजवादी पार्टी को वोट दिया। 90,000 दलित वोट दोनों कैंडिडेट में बंट गए और फायदा समाजवादी पार्टी को मिला। कांग्रेस और बीएसपी ने अपने कैंडिडेट नहीं उतारे। कांग्रेस और बीएसपी की वॉकओवर देने का सीधा फायदा अखिलेश यादव के कैंडिडेट को मिला। तो ये सवाल है कि दारा सिंह चौहान पर बीजेपी का दांव क्यों नहीं चला, वो चुनाव क्यों हार गए? तो उसका जवाब है कि घोसी की हार सीधे सीधे दारा सिंह चौहान की हार है, यानी ये पार्टी की कम बल्कि एक व्यक्ति की हार मानी जा रही है। तो जिस तरीके से चुनाव का प्रचार हुआ और इस बात को पब्लिक को बताने में कन्विंस हुए कि नहीं ये दल बदलू हैं और ये पार्टी बदल के आते हैं और ये फिर चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीत के जाते हैं, वो सफल हुए समाजवादी पार्टी के लोग, जिसका नतीजा है कि 1,24,000 वोट से 1,24,000 वोट पाए सुधाकर सिंह समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट। लगभग 80-81,000 दारा सिंह को वोट मिला। कहा जा रहा है कि बीजेपी कैंडिडेट दारा सिंह चौहान को दल बदल की सजा मिली। चुनाव में बीएसपी कैंडिडेट का ना होना समाजवादी पार्टी की जीत में मददगार रहा, लेकिन खास वजह मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण और दलित वोट बैंक का समाजवादी पार्टी के खाते में ज्यादा ट्रांसफर होना। समाजवादी पार्टी की जीत घोसी की जनता की जीत का परचम लहराएगी। सही मायने में ये श्रेय घोसी की जनता को जाता है, क्योंकि संकल्प घोसी की जनता का था दारा सिंह चौहान को सबक सिखाने का, और उनका संकल्प पूरा होता दिखाई पड़ रहा है। घोसी के सियासी घमासान में आखिरकार बाजी समाजवादी पार्टी के हाथ लगी। सपा के उम्मीदवार सुधाकर सिंह ने बीजेपी के दारा सिंह चौहान को चारों खाने चित्त कर दिया। तो सवाल उठने लगे कि जिस यूपी में योगी और मोदी का डंका बजता है, वहां पर बीजेपी उम्मीदवार की इतनी करारी हार कैसे हो गई? बीजेपी की रणनीति में चूक कैसे और कहां से हुई?
दरअसल जब से घोसी में विधानसभा उपचुनाव की घोषणा हुई और बीजेपी ने दारा सिंह चौहान पर दांव खेला, इसके बाद से ही घोसी का एक बड़ा जो तबका था वो लगातार बीजेपी से नाराज चल रहा था। घोसी की सियासी फिजाओं में एक नारा गूंजने लगा था, वो नारा था योगी मोदी से बैर नहीं, दारा तेरी खैर नहीं। घोसी के लोगों का ये कहना था कि दारा सिंह चौहान एक दल बदलू हैं, उनकी निष्ठा किसी भी पार्टी में नहीं होती है और वो सिर्फ सत्ता की मलाई खाना चाहते हैं। और शायद यही कारण कि जो लोगों की नाराजगी थी वो अब वोटों में तब्दील हुई और वो जो तब्दीली थी वो अब सामने भी दिखाई पड़ रही है। सिंह चौहान थे, बाकी की यह दल बदलू नेता थे, या बीजेपी थे, फिर सपा में आए और जब सपा की सरकार 2022 में नहीं बनी तो फिर सोचे कि चले गए बीजेपी में। सिंह चौहान को घोसी की जनता और समाजवादी पार्टी पूरी और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव ने या और सुधाकर सिंह जो हमारे प्रत्याशी हैं, उन्होंने सभी लोगों ने मिलकर बता दिया है कि दल बदलुओं का कोई न स्थान है न कोई, जो भी दल बदलेगा उसका जनता यही निर्णय करेगी। दारा सिंह को जो है थोड़ा आम हो गया था, राजनीति को नौटंकी समझ लिए थे, जो जैसा हम सोचेंगे वैसा करेंगे। अभी जनता ने उनको 15-16 महीने पहले उनको जो है भारी मतों से रिकॉर्ड मतों से जीता करके घोसी से सम्मान के साथ वो किया था, लेकिन जनता का उन्होंने सम्मान नहीं किया और इसलिए हर वर्ग से जो है हर वर्ग में नाराजगी थी उनके प्रति और हर वर्ग जो है एक नेता को जो है वो भी घोसी के लाल को जनता ने झूम करके वोट किया है। जाहिर है दल बदल को लेकर चर्चित रहे दारा सिंह चौहान की इमेज दांव पर लगी थी। घोसी के वोटर्स में उनको लेकर काफी नाराजगी थी और इस नाराजगी को वोटर्स ने नतीजे में जता दिया। दारा सिंह चौहान से वोटर्स की नाराजगी ओवरऑल वोटिंग में भी देखी गई। 2022 के चुनाव के मुकाबले इस बार 8% पोलिंग कम हुई। 2,16,000 वोटर तो घर से निकले नहीं। वोटर क्यों नाराज थे? इसकी वजह है घोसी विधानसभा सीट पर 6 साल के भीतर चौथी बार चुनाव होना। वोटर्स ने माना कि दारा सिंह चौहान ने एक बार फिर दल बदलकर घोसी की जनता को चुनाव में झोंक दिया। मऊ के घोसी का विधानसभा उपचुनाव सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए एक नेट प्रैक्टिस था, जिसकी जीत या हार साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से कोई ज्यादा मायने नहीं रखती है। लेकिन यहाँ पर असल टेस्ट था दारा सिंह चौहान की सियासी ताकत का, जिसमें वो फेल रहे। टेस्ट था ओम प्रकाश राजभर का, जो पूर्वांचल में अपने प्रभुत्व का एक तरीके से दावा करते थे, लेकिन वो भी अपना जादू दिखाने में पूरी तरीके से फेल हो गए। वो लगातार राजभर वोट बैंक को अपना बताते थे, लेकिन रिजल्ट कुछ और नजर आया और शायद यही कारण है कि अब लोकसभा चुनाव में उनके मोलभाव करने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी। और यही नहीं, अब उत्तर प्रदेश में उनके मंत्री बनने को लेकर भी एक तरीके से धक्का लगा है। ये जो कमी रह गई है उसको हम लोग अध्ययन करके उस कमी को दूर करने का प्रयास करके आगे 24 की लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे। घोसी में मिली जीत से समाजवादी पार्टी ही नहीं, विपक्षी पार्टियां भी बेहद उत्साहित हैं और इसे 2024 का ट्रेलर तक बता रही हैं। INDA अलायंस की पहली जीत करार देते हुए विपक्ष की तरफ से 2024 में दिल्ली की गद्दी पर काबिज होने का दावा किया जाने लगा। घोसी विधानसभा चुनाव की ये ऐतिहासिक जीत 2024 की जीत की शुरुआत है और ये इंडिया जो मोर्चा था इसका ये पहला चुनाव था। इस पर जनता ने अपनी मोहर लगा दी है और समाजवादी पार्टी की ऐतिहासिक जीत से साबित हो गया है कि 2024 में इंडिया की सरकार बनेगी। विपक्षी पार्टियां भले ही कह रही हैं कि घोसी की ये जीत 2024 के लिए बड़ा इशारा कर रही है, लेकिन राजनीति के जानकारों का मानना है कि घोसी के रिजल्ट का 24 के चुनाव पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देश में हर चुनाव का अलग अलग मूड और मुद्दा होता है। विधानसभा सीट का इम्पैक्ट ज्यादा से ज्यादा एक जिले या राज्य तक सीमित होता है, क्योंकि चुनाव बदलते ही वोटर्स की पसंद बदल जाती है, प्रायोरिटी डिफरेंट हो जाती है। और जहां तक बात 2024 के चुनाव की है, तो अब तक के तमाम सर्वे में जनता पीएम मोदी के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के साथ खड़ी नजर आई। जहां तक यूपी के मऊ की घोसी सीट से बीजेपी कैंडिडेट दारा सिंह चौहान का सवाल है, तो भले ही बीजेपी के टिकट पर मैदान में उतरे, लेकिन वो बीजेपी के पुराने कैडर नहीं रहे। दारा सिंह चौहान के 40 साल के सियासी करियर पर नजर डालें तो 5 बार दल बदल चुके हैं। दारा सिंह चौहान 1996 दल बदलने से वो जो है एक साल में दल बदलते हैं, इसलिए ये हाल हुआ है उनका। बहुत नाराजगी थी
इसलिए कि अभी 16 महीना पहले उनको हम लोग 1,08,000 से चुनाव जिताए थे और तुरंत कुर्सी के लालच में और मलाई खाने के चक्कर में वो चले गए, भाजपा में चले गए। इसलिए जनता वहाँ की नाराज थी। इस उपचुनाव में एनडीए ने सबसे ज्यादा फोकस मुस्लिम, दलित और अति पिछड़े वोटर्स को साधने में किया, तो वहीं अखिलेश यादव ने चुनाव को पूरी तरह पीडीए के इर्द गिर्द रखा। इसमें पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोट बैंक को जोड़ने की कोशिश हुई। बीएसपी कैंडिडेट का चुनावी मैदान में नहीं होना भी समाजवादी पार्टी के लिए विनिंग फैक्टर बना। अगर कोई भी प्रत्याशी 2,17,000 की वोटिंग हुई हो और उसमें 1,24,000 अगर 50% से ऊपर का अधिक अगर वोट शेयर किसी भी प्रत्याशी का है, जब दो बाइपोलर चुनाव था एक तरीके से समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में, तो निश्चित तौर पे वो दलित वोट जो है वो भी गया है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की तरफ। और सिर्फ दलित नहीं, चिंता इस बात की बीजेपी को करनी चाहिए या और दलों को करनी चाहिए कि उनके जो अपने वोट हैं, जिनकी राजनीति वो कर रहे हैं, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हो, राजभर वोट की, संजय निषाद हो, निषाद वोट की कर रहे हो, बीजेपी जो अन्य नॉन यादव ओबीसी की जो पॉलिटिक्स की बात करती है उसकी बात करते हैं, ये सब वोट जो है एक अच्छी प्रतिशत में समाजवादी पार्टी की तरफ गया है। तो दलित वोटर अंतिम समय तक कंफ्यूज रहे कि वोट किसे देना है, तो बीजेपी मानकर चल रही थी कि हर बार बीएसपी को मिलने वाले 50,000 से ज्यादा वोट सरकार की योजनाओं के सहारे उसकी तरफ शिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन ऐसा पूरी तरह हो नहीं पाया। 2022 के चुनाव में बीएसपी यहां 21% वोट पाने में कामयाब रही थी, जो इस बार अगर आधा भी बटा हो तो समाजवादी पार्टी की जीत में मददगार बना और घोसी के घमासान में दारा सिंह बाजी हार गए। इस उपचुनाव से बीजेपी को यह सबक जरूर मिला कि 2024 में दलित वोट बैंक को साथ लाने के लिए उसे नए सिरे से रणनीति बनानी होगी, नए तरीके से संगठन को तैयार करना होगा, सहयोगी दलों के बजाय पार्टी कार्यकर्ताओं पर ज्यादा भरोसा करना होगा, खुद के कार्यकर्ताओं में विश्वास पैदा करना होगा और सबसे ज्यादा जरूरी समाजवादी पार्टी के मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन का तोड़ खोजना होगा। अब बीजेपी इसी हिसाब से यूपी के लिए आगे की रणनीति बनाएगी, क्योंकि 24 के लिए बीजेपी का टारगेट यूपी में बहुत बड़ा है। इसके लिए बड़ी तैयारी भी है। तैयारी ऐसी होगी कि कई साल तक, कई चुनावों तक इसका उदाहरण दिया जाएगा। वैसे भी पूर्वांचल में गाजीपुर, जौनपुर, मऊ और आजमगढ़ जैसे जिले बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती पहले भी रहे हैं। यूपी के घोसी उपचुनाव का नतीजा वैसे तो बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के खिलाफ जन आक्रोश के तूफान का नतीजा है, जो घोसी की जनता का विश्वास पात्र नहीं बन सके। घोसी की जनता उनके अवसरवाद से तंग आ चुकी थी, लेकिन INDIA गठबंधन के सभी घटक दल इसका श्रेय भुनाने में अपनी कोई कसर नहीं छोड़ रहे। ये सिर्फ सापा की जीत नहीं, इंडिया पूरे देश में आगे चल रहा है और इंडिया के सामने एनडीए बुरी तरह परास्त हो रही है। ये एक चीज साबित करता है कि इंडिया के स्वरूप को सिर्फ नेताओं ने नहीं, बल्कि कार्यकर्ताओं ने और जनता ने भी स्वीकार कर लिया है। जीत एक चीज होती है, पर इतना बड़ा अंतर पहले राउंड से। लेकिन जिन 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, उनमें बीजेपी ने 3 पर जीत दर्ज की। बीजेपी ने उत्तराखंड की बागेश्वर सीट जीती, त्रिपुरा की 2 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। त्रिपुरा की बॉक्सा नगर सीट पर बीजेपी ने 34,146 वोटों से शानदार जीत दर्ज की, तो धनपुर सीट पर बीजेपी 18,871 मतों के अंतर से जीत हासिल करने में सफल रही। झारखंड के गिरिडीह की डुमरी सीट पर INDIA अलायंस के JMM ने जीत दर्ज की, जबकि पश्चिम बंगाल की धूपगुड़ी सीट TMC ने 4,883 वोटों के मार्जिन से बीजेपी से जीती। केरल की पुथुपल्ली सीट पर कांग्रेस ने 36,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की। बंगाल के धूपगुड़ी और केरल के पुथुपल्ली सीट पर INDIA गठबंधन की पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी का स्ट्राइक रेट करीब 50% रहा। बात अगर घोसी के नतीजों को देखते हुए इंडिया अलायंस की करें तो ज्यादा खुश होने की वजह नहीं, क्योंकि घोसी में उपचुनाव न लड़कर भी मायावती ने अपनी ताकत दिखा दी।
समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की जीत के अंतर और 2022 में मायावती के उम्मीदवारों को मिले वोट में ज्यादा फासला नहीं। पूर्वांचल की राजनीति पर नजर रखने वाले कहते हैं कि मायावती की पार्टी अगर चुनाव लड़ती तो शायद बीजेपी को फायदा हो सकता था, लेकिन चुनाव हारने की सबसे बड़ी वजह पार्टी के उम्मीदवार दारा सिंह चौहान, यानी ये हार ना तो पार्टी हाईकमान की है, ना इस हार का 2024 के चुनाव पर कोई असर पड़ेगा। यानी घोसी उपचुनाव के नतीजों का विश्लेषण यही कि कहीं से भी 2024 के चुनाव का लिटमस टेस्ट नहीं हो सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। हालांकि वैसे भी पूर्वांचल में गाजीपुर, जौनपुर, मऊ और आजमगढ़ जैसे जिले बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती पहले से रहे हैं। यहां के जातीय समीकरण के चलते बीजेपी कमजोर हालात में रही। आपको कुछ उदाहरण देता हूं। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में एनडीए का स्ट्राइक रेट 81% था, जबकि पूर्वांचल में 77%। 2022 विधानसभा चुनाव में यहां एनडीए का स्ट्राइक रेट 68% रहा, जो कि पूर्वांचल में घट करके 59% पर चला गया। 2022 में पूर्वांचल के 3 जिलों में बीजेपी का खाता तक खुला नहीं। तो 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो पूर्वांचल की आजमगढ़, लालगंज, गाजीपुर, घोसी और जौनपुर बीजेपी हार गई, क्योंकि 2014 में इन सीटों पर पार्टी को जीत हासिल हुई।